नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा। गेस्ट इन द स्टूडियो में जो आज हमारे बीच मौजूद हैं वह है भाजपा की वे प्रवक्ता जो कि अपने तीखे जवाबों के लिए जानी जाती हैं, जो विपक्ष को सही आंकड़ों के साथ कई बार तीखे जवाब भी दे चुकी हैं। हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा की प्रवक्ता हनी पाठक जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हनी पाठक जी, आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और क्या उद्देश्य रहा आपका राजनीति में आने का? सबसे पहले मैं अपनी कैंट विधानसभा, जिसके विधायक स्वर्गीय श्री हरबंस कपूर जी रहे और इस समय वर्तमान में सविता कपूर जी हैं, उनकी कैंट विधानसभा में मैं तब मंडल 1 हुआ करते थे। आजकल तो 2-2, 3-3 मंडल होते हैं, तब मंडल 1 हुआ करते थे और मैं तब वहाँ पे कैंट विधानसभा महिला मोर्चा की महामंत्री थी। उसके बाद मैं महानगर संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बनी, फिर मैं प्रदेश की संयोजिका बनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, फिर मैं प्रदेश मंत्री बनी महिला मोर्चा की, फिर मैं प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा रहते हुए मैं पैनलिस्ट रही 3-3.5 साल। उसके बाद मैं प्रदेश की प्रवक्ता बनी। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से होता है कि कार्य मिल के करते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आदमी आगे बढ़ता है। उत्तराखंड में अभी लोकसभा इलेक्शन पास में है, तो 5 सीटों पर आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ही बन रहे हैं। और जब आप सिर्फ उत्तराखंड की बात करेंगी तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हम बहुत अच्छे मतों से विजयी होकर आएंगे और शंखनाद हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। पौड़ी से गणेश गोदियाल और टिहरी से बॉबी पवार की जो लोगों का समर्थन उन्हें बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि वो सीट भाजपा इस बार बचा पाएगी? देखिए, ऐसा है, सोशल मीडिया में समर्थन और धरातल पर समर्थन, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। धरातल पर जिस दिन वोटिंग की चीजें जारी होंगी तो एक बात हमेशा याद रहेगी इनको कि 4 जून कांग्रेस गुम, तो उस दिन निश्चित तौर पर ये गुम हो जाएंगे। और जिस प्रकार से डायनासोर की प्रजाति लुप्त हो गई, उस प्रकार से इस देश में कांग्रेस भी एक प्रजाति के रूप में लुप्त ही होती चली जाए। क्या विपक्ष मुक्त भारत क्या एक आइडियल भारत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष मुक्त भारत एक आइडियल भारत नहीं हो सकता, लेकिन ये देखना चाहिए कि विपक्ष भी हमारी आइडियोलॉजी से किस प्रकार से संतुष्ट हो रहा है और आपकी आइडियोलॉजी से किस प्रकार से खफा है। तो आप अपने लोगों को तो मना नहीं पा रहे हो, जनता को कैसे मनाओगे? विपक्ष आप पर लगातार हमलावर है कि भाजपा का 10 साल का विकास दिखाओ, तो कितना विकास आपने किया है, इस बात पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों लोग इसका जवाब दे रहे हैं कि हमने इतनी वंदे भारत चलाई, इतनी आईआईटी चलाई, एम्स खोला, अभी आपके सामने ये देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे मात्र 2.5 घंटे की दूरी पर तय हो रहा है और ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये है हमारा विकास। 11.88 करोड़ लोगों को नल से जल का कनेक्शन मिल रहा है, ये है हमारा विकास। आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है और लाल किले से एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले महिला के बारे में सोचा और वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को चलाया और 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री रहा तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। 70 सालों में क्या इनको उन मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा नजर नहीं आ रही थी? उनके विकास का इनको हिसाब देना चाहिए। जब दूर बैठे लोग कह देते थे फोन पे तलाक 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 और बेघर हो जाती थी महिलाएं, तब क्या इनको विकास के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? मातृ शक्ति वंदन बिल अधिनियम लाने वाले अगर कोई प्रधानमंत्री रहे तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। तो ये सारी चीजें हमारे विकास के दर पर आती हैं जो इनको सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए और अपने विकास का निश्चित तौर पर इनको हिसाब देना चाहिए कि एम्स इन्होंने कितने बनवा दिए और कितने आईआईटी खुलवा दिए अपने 70 सालों में और हम अपने 10 साल का हिसाब इनके सामने लेकर बैठे। एक और मुद्दा है जो विपक्ष के द्वारा बार बार उठाया जाता है और वो मुद्दा है कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। बार बार आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, संविधान में बदलाव किया जा रहा है, इस पर आप क्या राय रखती हैं? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र की हत्या की जो ये बात कर रहे हैं ये 1972 भूल गए। इंदिरा गांधी जी के ऊपर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस किया था, रायबरेली का प्रकरण था, तब इन्होंने वहां पर किस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या करी थी वो इतिहास इनको जरूर सुनना चाहिए और देखना और समझना चाहिए। इमरजेंसी जैसी
जो उस समय आपदा एक कह सकते हैं आप, इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल घोषित कर दिया था, उसको असल में लोकतंत्र की हत्या कही जाती है, जो ये भूल गए हैं। और लता मंगेशकर हमारी स्वर कोकिला और किशोर कुमार जैसे संगीत गीतकार के ऊपर इन्होंने प्रेशर बनाया था कि हमारे फेवर में गाना गाओ, और जब उन्होंने मना किया था उनके फेवर पे गाना गाने के लिए, तो इन्होंने उनके गानों पर बैन लगा दिया था। तो ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? ये सारी चीजें इनको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। हमारे 10 साल के विकास में ये बताए ना कितने दंगे हुए हैं, लेकिन इनके 70 सालों के दंगे तो इतने हैं जो दंगे खत्म ही होने का नाम लिए। 70 साल रहे तो 70-100 दंगे अगर भी हुए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो इनके चीजों में रच बस गए थे। तो जो लोकतंत्र की हत्या खुद करके बैठे हैं वो हमें लोकतंत्र की हत्या का पाठ न पढ़ाएं, क्योंकि उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। हमेशा भाजपा कहती है कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, तो जब वहां के नेता भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत क्यों होता है? जो भी कांग्रेस से भी कार्यकर्ता हमसे जुड़े हैं उन पर कृपा करके विपक्ष ये बताए क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। ऐसा क्या आरोप लग गया उन पे जो उनको वॉशिंग मशीन में धोना जरूरी हो रहा है? ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बेबुनियादी भ्रम फैला रहे हैं। क्या उन पर कोई प्रकार का आरोप साबित हो गया कि वो जेल से गुजर के आ गए हैं, कि कोई उन पे ऐसे आरोप लगे हैं? तो ये सारी चीजें वो गिनाए ना। ये क्या जुगलबंदी लगाई हुई है, वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन? तो ये अब हमें बताए कि ये कौन सी वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने कौन सी डिटर्जेंट इनको दी कि वो सारे के सारे एकदम एक साथ हो गए। आज उनके साथ जब ये गठबंधन कर रहे हैं तो उस डिटर्जेंट पाउडर का नाम हमें भी बताएं, जिससे अरविंद केजरीवाल जी ने आप लोगों को धो दिया। और आप भी इतने खुले दिल के हो गए कि जिसने आपको कहा जेल में डाल दूंगा आप उनके हवाले हो गए। तो ये महागठबंधन है, महाछठबंधन है कि क्या है? और इन्हें अपनी ही रीति नीति का कुछ पता नहीं है। ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कब किसके साथ हो जाते हैं, तो इनको इस बारे में सोचना चाहिए। जी, निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया था, उनसे सवाल पूछा गया था कि भाजपा में शामिल होने के लिए क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए, जिन पे 9-9, 10-10 अगर सीबीआई केस हैं वो भी अगर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया है जो भाजपा में शामिल होने वालों के लिए होना चाहिए? तब उनका एक जवाब मैं आपको सुनाती हूँ कि पार्टी इज ओपन, वी आर वेलकमिंग एवरीबॉडी। तो उनका ये स्टेटमेंट है, तो क्या इस बात पर सोचा जाए? क्या इस बात पर आपका मत है? जहां तक वी आर ओपन, रियली वी आर ओपन फॉर एवरीबडी, लेकिन हम भी ये देख के ही अपनी पार्टी में लेते हैं किसी को कि वो कहीं जेल का तो नहीं है, वो कहीं प्रॉब्लम वाला व्यक्ति तो नहीं है, कहीं वो खटाई पढ़ाने वाला व्यक्ति तो नहीं है, कोई हमारे ऊपर आरोप ना लग जाए ऐसा व्यक्ति तो नहीं। ये सब देख के करते। ओपन हम सबके लिए हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई भी प्रस्ताव आता है, कोई हमारी पार्टी से जुड़ना चाहता है, तो हम पूरी चीजों को देखभाल कर ही उसको अपनी पार्टी में लेते हैं। महिलाओं का जो रेशियो है वो देश में बढ़ता जा रहा है, उत्तराखंड में भी वो रेशियो बढ़ा है, लेकिन उसी के साथ जो क्राइम रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड पहले पायदान पर है उसमें। तो इस पर भाजपा क्या कर रही है, जबकि 2 बार से आपकी सरकार है? देखिए, ऐसा है, महिलाओं पर कहीं भी किसी भी राज्य में कोई भी अगर कुकृत्य होते हैं उसको लेकर हम बहुत ज्यादा सजग रहे हैं। और जहां तक आंकड़े की बात है और महिला अत्याचार की बात है, तो वो किसी भी राज्य में हो गलत है, घृणित है, और हम इसको लेकर चिंतित हैं और लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। और जब कोई आरोपी पता लगता है तो उसको हम लोग जेल की सलाखों के पीछे डालने का भरसक प्रयास करते चले आए हैं, न कि उसको बचाने के कार्य में लगते हैं। ये जो महिलाओं का है कुकृत्य जो उनके साथ हो रहा है, उसको लेकर हम काफी संजीदा हैं और इससे कोशिश करते हैं कि इससे जल्दी ही निजात मिले। और पॉस्को जैसा जो अधिनियम है उसमें बदलाव और उसको स्ट्रिक्ट करने वाली अगर कोई सरकार रही है तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो महिलाओं की चीजों में हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। और सबसे बड़ा कानून, उत्तराखंड हमारा पहला राज्य है जहां पर महिलाओं को 36 आरक्षण 30% देने वाला अगर कोई कानून है सरकारी नौकरी में तो वो हमारा उत्तराखंड राज्य है। तो इस तरीके की चीजें हम लोग महिलाओं के हित में यहाँ पर लगातार करते चले आ रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, झूठा दम नहीं भरते हैं।
जी, तो उत्तराखंड को अब भू कानून और मूल निवास कब तक मिल पाएगा? देखिए, इस पे कार्य चल रहा है और कृषि भूमि को भी कोई बाहरी व्यक्ति खरीद नहीं सकता, इस तरीके का कार्य इन्होंने शुरू किया है और भू कानून और इस पर भी जल्द ही फैसला आएगा और जो भी फैसला आएगा उत्तराखंड के हित में होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो भी वादा करे हैं उसको धरातल पर उतारे हैं। अगर अब मैं इसी लोकसभा चुनाव की बात करूं तो इसमें जो टिहरी की सीट है उस पर कई बार सवाल उठ रहे हैं और सबसे पहला सवाल उठ रहा है कि जो माला राज्य लक्ष्मी शाह है बहुत ही निष्क्रिय सांसद के तौर पर नजर आ रही हैं, जिस वजह से लोगों में भी बहुत निराशा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये विपक्ष फालतू की बेबुनियादी बातें उठा रहा है, इस तरह की कोई बात है नहीं। अगर सांसद सत्र जब वहां चलता है तो सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली अगर कोई महिला रही है तो वो हमारी माला राज्यलक्ष्मी शाह जी रही हैं। और अगर इनके लिए जनता में इतना रोष होता तो जनता इनको बार बार जिता नहीं रही होती। और खुद तो कांग्रेस एक भी महिला प्रत्याशी खड़ा कर नहीं पाती है जी। और महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हैं और जब हम खड़े करते हैं तो उस पर सवाल उठाती हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, चाहे वो उत्तराखंड में बोले या फिर आप सेंट्रल लेवल पर बोले, तो वो उसके लिए क्या भाजपा कुछ काम कर रही है या फिर क्या भाजपा में महिला नेताओं को और आगे बढ़ाया जाएगा? मातृ शक्ति वंदन बिल जी, ये राजनीति में ही महिलाओं की भागीदारी के लिए इसको लागू किया गया है और ये अधिनियम जो पारित किया गया वो महिलाओं को ही देखकर पारित किया गया है और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है महिलाओं को ही देख के कर रही है। अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है पूरे दमखम के साथ, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों की क्या स्थिति होगी देश में? अभी भी मुसलमानों की स्थिति कोई खराब नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट देने वाली अगर कोई रहे तो मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को खुले दिल से अपनाया, क्योंकि वो उस 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति पाई थी। पसमानदा मुसलमानों को जो आज तक दुनिया इग्नोर करती नजर आई थी, इतने राष्ट्र नेता बने थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन पसमानदा मुसलमानों के बारे में भी अगर किसी ने सोचा तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। और ये हमसे कोई अलग नहीं है कि इनके बारे में सोचना पड़े, ये भी हमारी तरह ही है और ये इनके बारे में सोचते हैं, करते हैं और ये हमारा कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं। तो हम दिखावा नहीं करते हैं, ऐसी चीजें लागू करते हैं जो कि इनको काफी खुशी मिले। अब यूसीसी में आप देखिए तो मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का जो अधिकार दिया गया है वो उससे जिनको कभी भी मां बनने का सुख नहीं मिलता था और वो क्योंकि उस प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया गया था कि उनको गोद मिलते नहीं थे। वैसे 3 तलाक जैसी भी कुप्रथा को खत्म होना चाहिए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खत्म करी। कि राजनीतिक महिला होने के नाते घर परिवार को संभालना और राजनीति को संभालना, साथ में समन्वय बैठाना कितना आसान कितना मुश्किल है? हो जाता है मैनेज। जैसे हस्बैंड अगर आपके कोऑपरेटिव हो, बच्चा आपका समझदार हो, खैर अभी तो मेरी बेटी 13 साल की है, लेकिन हो जाता है सामंजस्य। मेरे हस्बैंड काफी कोऑपरेटिव हैं और उन पूरा सपोर्ट करते हैं। कभी वो मैनेज करते हैं, कभी मैं मैनेज करती हूँ और निकल जाती है गाड़ी। हनी जी, अभी मेरा इसके एक सेगमेंट रहता है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। मैं एक शब्द में आपसे सवाल पूछूंगी, चाहूंगी आप एक शब्द में उसका जवाब दें। प्रधानमंत्री मोदी, जननायक, राहुल गांधी, बचपना, भाजपा, परिवार, कांग्रेस, साइनाइड, ईवीएम, अच्छा मैं सटीक, सीबीआई, कानूनी प्रणाली, ईडी, कानून, लव जिहाद, गलत, कुप्रथा, भू कानून, आना चाहिए, उत्तराखंड, देवभूमि, अरविंद केजरीवाल, झूठे फरेबी, आम आदमी पार्टी, झाड़ू की तरह साफ, न्यूज नेत्र। बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।